everyone, assalamu alaikum, namaste ji, sat shri akal. Welcome back to your YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Reaction channel. तो कैसे हैं आप लोग? आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं सैयद मुजम्मिल जी की ये वीडियो है। वीडियो में बेसिकली वाई पाकिस्तान कैन नॉट इम्पोर्ट रशियन क्रूड ऑयल, रशियन ऑयल जो है वो पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकता और इंडिया क्यों, मतलब कि इंडिया ले सकता है पाकिस्तान नहीं ले सकता। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इमरान खान एक्सपोज्ड बाय सैयद मुजम्मिल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जानते हैं कि भाई पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकता ऑयल और इंडिया ले सकता है, क्या रीज़न है। और चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप ओरिजिनल वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। अच्छी वीडियोस होती हैं इनकी। और मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करोगे तो ही आपको मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो मिलते रहेंगे। यस, लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान में इस वक्त सीवियर एनर्जी क्राइसिस मौजूद है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेजेस हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद की जा रही हैं और गैस शॉर्टेज भी मौजूद है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास पावर प्लांट्स को चलाने के लिए जो तेल होता है वो ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। हमारे पास पावर जनरेट करने की पोटेंशियल है। 2018-19 में लोड शेडिंग का फिनोमेना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, दोबारा से रीसरफेस इसलिए कर गया है कि तेल ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। लेकिन इस सब के दरमियान में ऐसे नैरेटिव बेचने वाले लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ किसी और वजह से हो रहा है। और वो वजह क्या है, आप सुनिए फिर बात करते हैं। तो हमने रूस के साथ 30% कम तेल लेने का मुआहदा किया था, वो इन्होंने ख़त्म किया। हमने रूस से जब 30% कम पे तेल की डील कर ली थी, तो रूस से 30% सस्ता तेल ख़रीदने का मुआहदा हुआ था। इस गवर्नमेंट ने आके उसको तोड़ दिया, इसीलिए एनर्जी क्राइसिस है। ये इमरान खान साहब का बयान है। 101% झूठ बोल रहे हैं। अ कंप्लीट लाई। देयर इज़ नो एविडेंस एंड नो ट्रूथ टू दिस क्लेम एट ऑल। उसकी वजह यह है कि इनका रशिया का विज़िट फरवरी का, जिसमें मैंने वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं, जिसमें ये जंग से एक रात पहले वहाँ पर नाजिल हुए और उन्होंने कहा कि कितना एक्साइटिंग टाइम है रशिया आने का। ठीक है, इतनी ज़बरदस्त टाइमलीनेस दिखाई इन्होंने। तो उसके बाद कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सामने नहीं आया, कोई MOU, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ। ये लोग जो कि डिप्लोमेटिक केबल को एक ख़त बना के कंस्पिरेसी हैच करने का पूरा प्रोपेगेंडा पका के आपको बेच देते हैं। आपको लगता है कि इनके हाथ में MOU होता रशिया से साइन हुआ और ये प्रेस को ना देते। ये तो प्रोपेगेंडा बिल्डिंग में नाज़ीज़ को भी पीछे छोड़ गए हैं, जिस कदर इनकी एक्सपर्टीज़ है प्रोपेगेंडा को बेचने में। तो इनके हाथ में रशिया से 30% डिस्काउंट पे ऑयल लाने का मेमोरेंडम होता और ये प्रेस को ना दिखाते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज दे वुड हैव सोल्ड दैट लिमिटलेसली ऑन द इंटायर मीडिया लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान, अगर ऐसा कुछ होता तो। दूसरी बात, रशियन एम्बेसडर ने इस क्लेम को ट्रैश में फेंक दिया ये कहकर कि कोई गंदम और सस्ता तेल ख़रीदने का मुआहदा कोट अनकोट पाकिस्तान से नहीं हुआ। उनकी स्टेटमेंट मौजूद है, प्रेस में आप जाके पढ़ सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर 2015 में पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन का मंसूबा रशिया से साइन किया था, 7 साल में पाइपलाइन बिछ नहीं सकी वेस्टर्न प्रेशर के ऊपर। तो आपको लगता है कि 3 महीने पहले जो तेल का मुआहदा एकदम से खान साहब ने कर लिया, जिसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद नहीं है, उस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई थी? किसको बेवकूफ़ बनाते हैं आप? ये टाइम है क्राइसिस को सॉल्व करने का और आप सिर्फ़ और सिर्फ पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि खान साहब पे तनकीद क्यों हो रही है, ये वाली गवर्नमेंट क्यों रशिया से तेल नहीं ख़रीदती? तो उसकी वजूहात भी सुन लीजिए। पहली वजह यह है कि रशिया से तेल ख़रीदना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी लोकल जो ऑयल रिफ़ाइनरीज़ हैं वो ऑयल को इंपोर्ट करती हैं, गवर्नमेंट नहीं करती, पहली बात। और उन ऑयल रिफ़ाइनरीज़ की ये पोटेंशियल ही नहीं है कि वो रशियन ऑयल को प्रोसेस कर सके। उसके लिए उन रिफ़ाइनरीज़ को अपग्रेड करना पड़ेगा, जो अपग्रेड करने के गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं। तो रशियन तेल को प्रोसेस करने के लिए भी रिफ़ाइनरीज़ बेहतर चाहिए इससे, क्योंकि वो तेल की टाइप और है। टेक्निकलिटीज़ में नहीं पढ़ रहा, इसलिए नाम नहीं ले रहा उसका मैं। तो हमारी रिफ़ाइनरीज़ में ये पोटेंशियल नहीं है कि रशियन तेल को उसी तरह से हम जो है वो प्रोसेस कर लें, वो जिस तरह वो मिडल ईस्ट के तेल को करती हैं। नंबर 2, उस तेल को ख़रीदने के पैसे हमारे बैंक्स के पास कहाँ से आएंगे किसी को मालूम नहीं है। बैंकरप्ट होती स्टेट के पास पैसे कैसे आएंगे? सऊदी अरब से तो आप उधार पे और मुफ्त तेल ले रहे हैं, लेकिन रशियन तेल मुफ्त और उधार पे नहीं मिलेगा। उसके लिए रूबल में पे करना पड़ेगा, जो आपके पास है ही नहीं।
इसका जवाब भी खान साहब के पास या किसी और उनके पैशनेट बिलीवर कल्ट वर्शिपर के पास नहीं है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि हमारा टोटल जो इंपोर्ट बिल होता है ऑयल का, वो 25% ऑफ द टोटल इंपोर्ट होता है, यानी कि तकरीबन $20 बिलियन की इंपोर्ट ऑयल की एक्सपेक्ट की जा रही है इस साल के अंदर। और एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम 50% तेल भी रशिया से लें, यानी कि सऊदी अरब से और जगहों से हम तेल लेते हैं, लेकिन अगर 50% भी हम रशिया से मंगवाना शुरू कर दें 30% डिस्काउंट पे, तो पता है कितने पैसे बचते हैं? सिर्फ $3 बिलियन। तो हमें इस सारी एक्सरसाइज से क्या मिलेगा? $3 अरब का डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट लेने के लिए हम रिस्क पे क्या डालेंगे वो किसी ने सोचा ही नहीं है। हमारा इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट जो तजारती खसारा है वो तकरीबन $17 अरब है, $17 बिलियन। और इस तजारती खसारे को पूरा करने के लिए, इस बैरूनी खसारे को पूरा करने के लिए हम बाहर से लोन्स लेते हैं। तो अगर हमारी IMF की तमाम डील्स मनसूख हो जाती हैं रशियन तेल वाला पंगा लेने की वजह से, तो वो तेल तो आपने ले लिया, $3 अरब माफ़ हो गया आपका, बाकी $17 अरब का डेफिसिट कौन पूरा करेगा? ये जवाब नहीं है किसी के पास। अभी आपकी मार्केट इस बेसिस पे रन करती है कि उसे उम्मीद होती है कि IMF की डील आएगी तो मार्केट स्टेबल हो जाएगी, लेकिन रशिया से तेल लेने के बाद IMF अपनी $6 बिलियन की डील को अगर ख़त्म कर देता है, आपको पैसे नहीं देता, तो मार्केट को इल्म हो जाएगा कि पैसे तो नहीं आ रहे, तो क्रैश के अलावा कोई ऑप्शन बचेगी ही नहीं। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि रशिया से तेल लेने का मतलब है बैंकरप्ट होना और डिफ़ॉल्ट होना। उसकी वजह यह है कि अगर आप इतने छोटे से बेनिफिट के लिए, जिसको एग्जैजरेट करके यहाँ बताते हैं कि अगर रशिया से तेल ले लेंगे हमारे सारे एनर्जी क्राइसिस सॉल्व हो जाएंगे, हमारे सारे जो पैसे ज़ाया होते हैं वो बच जाएंगे सारे, वो कोई सोचता ही नहीं है कि उसका इम्प्लिकेशन क्या होगा। चौथी बात यह है कि सऊदी अरब से आप डेफर्ड पेमेंट पे या मुफ्त या उधार पे तेल ख़रीदते हैं। तो जब सऊदी अरेबिया ये देखेगा कि हमें तो $1 नहीं दिया लेकिन रशिया को पूरे पैसे दे के तेल ख़रीदा जा रहा है, तो आपको लगता है कि वो अपनी सप्लाईज जारी रखेंगे या वो पैसे डिमांड नहीं करेंगे या आपसे मनसूख नहीं करेंगे मुआहदे? ये इसी तरह है कि मैंने किसी को कर्ज़ा दिया है, जिसने मुझसे कर्ज़ लिया है मुझे वापस नहीं कर रहा और बाकी सबको ट्रीट दे रहा है, मैं देख रहा हूँ, और टाइम गुजर गया लोन वापस करने का, लेकिन वो पार्टीज कर रहा है, कह रहा है पैसे नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा? दोबारा कर्ज़ दूंगा उसको? तो ये चीज़ है कि इतना इलॉजिकल किस्म का क्लेम करते हैं, उस पर पूरा नैरेटिव बना के आवाम को कंज्यूम करवा देते हैं और लोग कहना शुरू कर देते हैं कि इनकी गवर्नमेंट को निकाला ही इसलिए है कि रशिया से मुआहदे कर रहे थे। ना मुआहदा एग्जिस्ट करता है, ना तेल लेना प्रैक्टिकल है, ना तेल लेने की पोटेंशियल आपके पास मौजूद है, और ना आप उसके लिए इतने बड़े सेक्रीफाइस कर सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट मैं मिस कर गया। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि हमारा 60% जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है, यानी कि 60% जो हमारी बरामदात हैं, जो हम चीज़ें लोगों को बेचते हैं, वो कहाँ बेचते हैं? यूरोप में। GSP+ स्टेटस, जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस, जो हमें टैक्स छूट की बेसिस पे यूरोपीय यूनियन ने दी हुई है, उसका फ़ायदा उठाते हुए 60% हमारी बरामदात यूरोप को जाती हैं। तो अगर हम रूस से तेल लेंगे तो अब बहुत आसान है कि हमारा GSP मनसूख कर दिया जाएगा। बेशक यूरोप ख़ुद तेल ले रहा है, बेशक वो सारे खुद कर रहे हैं, लेकिन जो कमज़ोर होता है उसको सहना पड़ता है, लॉ का इतलाक़ उसके ऊपर होता है। ये मैकियावेलियन प्रिंसिपल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, जो आप लोग नहीं समझते। आप लोग कहते हैं कि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो उसको क्यों नहीं रोकते, हमें क्यों रोक रहे हैं? तो भाई ताकत नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए रोकते हैं आपको। तो अगर GSP कैंसिल हो तो आपका 60% एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाएगा। तो रशिया के $3 बिलियन के तेल के लिए आप इतना कुछ रिस्क पर डालने की बात कर रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। क्या बात है मेरे पाकिस्तानियों। इन्होंने किया ये कि अपनी हुकूमत के जाने के 3 दिन पहले रशिया को लेटर लिखा और बाद में हमाद अज़हर साहब ने वो लेटर दिखाया कि देखिए हमने तो रशिया को कहा था कि हमें तेल दे दें। तो उसका जवाब ये है कि उसका जवाब आया ही नहीं। रशिया ने उस लेटर का जवाब ही नहीं दिया। और बाद में नून लीग की हुकूमत जो अभी आई हुई है, इन्होंने पूछा कि इसका कोई रिस्पांस आपने दिया है, तो उन्होंने कहा पहले 2015 वाला गैस के मुआहदे पे बात कर लें, फिर ये तेल ख़रीदने की बातें करना हमसे। अब इस सारी बातों का जवाब ये है कि अगर हिंदुस्तान तेल ले सकता है तो आप तेल क्यों नहीं ख़रीदते? हमें क्या है फिर? खान साहब ने भी कोट अनकोट यही कहा है कि अगर इंडिया तेल ख़रीद रहा है तो हम क्यों नहीं ख़रीदते। तो भाई फॉरेन पॉलिसी की हिस्ट्री पढ़ लो थोड़ी सी।
कोई किताब खोल के पढ़ लो। बात यह है कि हिंदुस्तान की और रशिया की एक तवील लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप है फॉरेन फ्रंट के ऊपर, जिसका आपने इतराक ही नहीं किया, और आप तो हमेशा से वेस्टर्न कैंप में रहे। 1948 में, एज अर्ली एज 1948, पहली वीट की जो शिपमेंट थी, गंदम पूरे जहाज़ में भर के अमेरिका से कराची के साहिल पे आ चुकी थी। 1948 में आपने अमेरिका से एड लेना शुरू कर दी थी, और आप ये पूछते हैं कि अचानक हमें प्रो रशिया होने क्यों नहीं दिया गया। प्रो रशिया होते कैसे आप? प्रिटेक्स्ट क्या था आपके पास? आपने तो रशिया की सर्वेलेंस के लिए यहाँ से तैयारे उड़वाए थे कोल्ड वॉर के पीरियड के अंदर। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो उनकी इतनी ज़्यादा इंगेजमेंट क्यों है रशिया के साथ? उसकी वजह यह है कि जब आपने सीटो सेंटो, जो कि सोवियत एंटी सोवियत अलाइंसेस थी, वो साइन किया, तो दोबारा कहूँगा कि इंडिया ने उस टाइम नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM को साइन किया, और वो एक लिहाज से प्रो रशियन ब्लॉक में भी रहे, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान से कोऑपरेट कर रहा था। 65 वॉर के अंदर भी अरेबियन सी के ऊपर अमेरिकन नेवी फ्लीट लगा दिया था पाकिस्तान के हक़ में अमेरिकन ने। वो और बात है कि जंग में कूदे नहीं थे, लेकिन सिंबॉलिक सपोर्ट शो कर दी थी, और उस टाइम के ऊपर रशिया से हिंदुस्तान हथियार ख़रीद रहा था। 60 से 70% जो इंडियन वेपन हार्डवेयर है, जो मिलिट्री हार्डवेयर है, वो रशियन है। MiG-21 से लेके और हेलीकॉप्टर तक, और जो इनका S-400 मिसाइल सिस्टम है सारा, वो भी सब का सब रशियन मेड है। तो इंडियन मिलिट्री का मेजॉरिटी इक्विपमेंट रशिया से आ चुका है। उसके अलावा इतने विजिट्स हैं रशियन प्रेसिडेंट्स के, हमारे यहाँ पे तो आज तक कोई रशियन हेड ऑफ स्टेट आया ही नहीं, क्योंकि हम 60s से अमेरिका की प्रॉक्सी बने हुए हैं और उनको इस बात का इल्म है। इसके बाद ये है कि इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर रशियन डिफेंस इंडस्ट्री। अब भी दुनिया में नंबर 2 सबसे बड़ी मार्केट है हिंदुस्तान रशियन मिलिट्री एक्सपोर्ट्स के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि UN का जो रशिया का वीटो है, इंडिया उसको अपने वीटो की तरह इस्तेमाल करता है। इंडिया ने उस वीटो को बहुत यूज़ किया है अपनी फेवर में। अगर आप 1971 की मिसाल भी ले लें, तो जब रेजोल्यूशन आ गई थी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कि इंडिया निकल जाए मिलिटराइज रीजन से, अपनी फ़ौजों को निकाल ले, तो रेजोल्यूशन को ब्लॉक करने के लिए रशिया ने वीटो किया था इंडिया के हक़ में। तो रशिया हैज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर इंडिया इन यूनाइटेड नेशंस एज वेल। और इसके अलावा तकरीबन 6 दफ़ा इंडिया के हक़ में रशिया ने डिफरेंट रेजोल्यूशंस को ब्लॉक किया है, वीटो किया है। उसमें से कुछ कश्मीर वाली भी रेजोल्यूशंस भी थी पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान ने अमेरिका को यूज़ करके मूव करवाई थी, रशिया ने उसको ब्लॉक किया। तो इतनी लॉन्ग स्टैंडिंग फॉरेन पॉलिसी की पार्टनरशिप और कंसिस्टेंसी है, तो इंडिया ने न्यूट्रलिटी रखी रशिया यूक्रेन वॉर पे इस तमाम पॉलिसी की बेसिस पे। और आपने न्यूट्रलिटी क्यों रखी? विदाउट एनी बेसिस। हालांकि आप में अकल होती तो शायद ये टाइम था कि आप ऐसी गैस पाइपलाइन डील्स को और चीज़ों को मनवाते पहले, उसके बाद में डिसाइड करते कि यूक्रेन की साइड लेनी है या न्यूट्रल रहना है। लेकिन आपने आइडियलिस्टिक होके एक मूव खेल दी कि हम किसी का साथ नहीं दे रहे, ना किसी को कंडेम कर रहे हैं, ना किसी के साथ हैं। लिया क्या? कुछ भी नहीं। ओ भाई, इंडिया ने अगर न्यूट्रलिटी क्लेम किया तो ये सब लिया है जो मैंने गिनवाया है। तो आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी हमेशा सुसाइडल होती है, फिर यही बात करेंगे हम, लेकिन समझ किसी को नहीं आनी। उसकी वजह यह है कि ऑयल वाला नैरेटिव चल पड़ा है अब, कि चूंकि मैं रशिया से मुआहदे कर रहा था इसलिए मुझे निकाल बाहर किया और अमेरिका के गुलामों को ले आए। तो बात यह है कि ये टाइम क्राइसिस के सॉल्व करने का है, जब हमें इस तरह की पावर पॉलिटिक्स की डिलूजन में डाल के मज़ीद बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो आखिर में यही कि इमरान खान साहब आजकल जो सारी तनकीद कर रहे हैं महंगाई के ऊपर, और शहबाज शरीफ साहब जो सारा काम कर रहे हैं IMF की डील को सिक्योर करने का, ये इतना लॉफेबल है कि खान साहब अपनी ही 2019 में IMF से की गई डील के जो इम्प्लिकेशंस हैं ना, जो असरात हैं, क्योंकि महंगाई उसके अंदर आपने लिख के दी थी IMF को कि पेट्रोलियम सब्सिडी को रिवोक करेंगे और टैक्सेस लगाएंगे और सैलरी क्लास को टैक्स करेंगे। वो सारा कुछ आपका मुआहदा था। आज आप उस पर बैठ के तनकीद कर रहे हैं कि इन्होंने कर दिया। ठीक है, FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की बात होती है तो वो आप कहते हैं कि वो मेरी वजह से हुई है, क्योंकि 2 महीने हुए हैं इस गवर्नमेंट को आए हुए, ये तो कुछ नहीं कर सकती उसके लिए, तो हमने किया है वो। लेकिन जब महंगाई की बात होती है तब आप कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, ये 2 महीने वाली हुकूमत ने किया। दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत किस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि खान साहब ने जो 2019 में IMF की डील की थी
किसी तरह या अल्लाह वो पूरी हो जाए। ये डिफरेंस है इन पार्टीज़ की इकनॉमिक पॉलिसी में। इन दोनों पार्टीज़ में या किसी भी पार्टी के इकनॉमिक एजेंडा में 1% भी फ़र्क नहीं है, 19-20 का भी नहीं है। तो आप और मैं जिस मर्ज़ी पार्टी को वोट दे दें, वो बातें बड़ी बड़ी मुख्तलिफ कर लेंगे। कोई इस्लाम बेचता है, कोई नेशनलिज़म बेचता है, कोई ट्रेडिशन बेचता है, कल्चर बेचता है, लेकिन बड़ा फ़र्क नहीं आ सकता, क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के स्टेक्स ही ख़त्म हो चुके हैं। आप और मैं जिसको मर्ज़ी वोट दें, बड़े फ़ैसले करने वाले सियासतदान अब आ ही नहीं सकते। उसकी वजह के बड़े फ़ैसले उनके हाथों से निकल के IMF के पास चले गए हैं, FATF के पास चले गए हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हाथों में चले गए हैं, क्योंकि आपने हमेशा से यही पावर पॉलिटिक्स की और होश नहीं रही आपको कि हो क्या रहा है। तो इसका हल एंड पे ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की मनूवरिंग, इस्टेब्लिशमेंट की पसंद और नापसंद की बेसिस पे हुकूमतों का आना जाना, इसने मुल्क को बर्बाद कर दिया। इसने नहीं देखा कि इसके इम्प्लिकेशंस क्या होंगे जब एक हुकूमत जाती है, किस कदर मार्केट्स क्रैश करती हैं। खान साहब से जितना मर्ज़ी इख्तलाफ, लेकिन उनकी हुकूमत जाने के इस तरह से हम हक में नहीं थे। अगर रेजोल्यूशन आ गई है पार्लियामेंट में। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो और इसमें क्रूड ऑयल के बारे में बात की जा रही है कि पाकिस्तान क्यों नहीं रशिया से ऑयल ले सकता। तो सैयद मुजम्मिल जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। एक तो हमारे पास रिफाइनरी मौजूद नहीं है जो कि क्रूड ऑयल को जो है वो रिफाइन कर सके, ठीक है। और जो कि पाकिस्तान जो सऊदीया से और UAE से जो बाई करता है ऑयल, उसका तो वो एक पूरा उनका सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि उनके ऑलरेडी मुहादे हुए हैं और उनसे तो वो बाई करने का पूरा उनका मैनेजमेंट हुई भी है। लेकिन रशिया से उनकी नहीं हुई भी है, जिसकी वजह से रिफाइन करने के लिए उनको पूरा एक सिस्टम और सेटअप बनाना पड़ेगा। और एक ये तो रीज़न है ही, और दूसरा कहते हैं कभी भी आप किसी कंट्री के साथ जब मुआहदा करते कुछ भी काम करते हो ना, तो उसके साथ आपको अपना रिलेशन भी बेहतर बनाना पड़ता है। आपके पास आपके लिए दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं। एक, आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपका जो है आपके पास पैसा होना चाहिए। आपके पास ये दो चीज़ें आपके पास अगर हैं तो आप लोग कामयाब हैं। सो मुझे लगता है कि इस चीज़ में जो है वो इंडिया इस वक्त कामयाब है, क्योंकि इंडिया ने हर किसी से अच्छे रिलेशन बना रखे हैं। और शायद यही रीज़न है कि आज दुनिया भर में इंडिया को कहीं पर भी कुछ भी हेल्प चाहिए होती है या फिर कहीं पर भी बात रखनी होती है तो इंडिया की बात को सुना जाता है, उनको मेंबर भी बनाया जाता है, हर चीज़ में आगे रखा जाता है। बात रही रशिया के साथ, तो इंडिया की देखो रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। रशिया ने इंडिया की हमेशा हेल्प की, 1971 में भी हेल्प की और बहुत सारी जगहों पर। तो फिर इंडिया ने भी उसके रिटर्न में जो है उनकी हेल्प की। जब उनको मदद चाहिए थी उनको मदद भी की गई। अभी रशिया और यूक्रेन की वॉर ही आप देख लो, उसमें भी इन लोगों ने भारत ने जो है वो रशिया का फुल सपोर्ट दिया, न्यूट्रल रहकर उनको सपोर्ट करते रहे, फाइनेंशियल तौर पे उनकी हेल्प करते रहे, मतलब उनसे बाय करके उनको जो है पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो पैसे उनकी हेल्प हो जाती थी। तो इसी तरह से जो है वो उनको रशिया ने सोचा कि ठीक है उनकी तो अच्छी बातचीत भी है, तो वो इंडिया के साथ एक फ्रेंडली तौर पर जो है वो अपना काम चला रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो साथ साथ रशिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया से जाती हैं। अभी जब उनको ज़रूरत थी उस टाइम पर भी, और अभी नहीं बल्कि पहले भी जब भी ज़रूरत पड़ी है, तो उन्होंने जब भी इंडिया से कहा कि हमें इतनी प्रोडक्ट्स, हमें इतनी चीज़ें जो है हमें खाने पीने की चाहिए, तो इंडिया ने उनको हेल्प किया। कंपनीज़ जो है उनकी रशिया में जितनी भी कंपनीज़ चल रही हैं, खाने पीने का सिस्टम चलता है, वो ऑलमोस्ट जो है वो इंडिया से ही जा रहा होता है खाने पीने का। तो इसका मतलब ये है कि रशिया का सिस्टम इंडिया के बगैर नहीं चल सकता इस वक्त। तो इंडिया के साथ उनकी बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, इसलिए वो इंडिया के साथ अच्छा काम कर रहा है। और जाहिर सी बात है उनकी सुनी जाती है इसलिए पूरी दुनिया में, इसी वजह से जो है वो फिर उसकी वजह से भी शायद जो है वो रशिया उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक है। लेकिन पाकिस्तान की अभी देखें तो कहाँ से इन्होंने सपोर्ट किया है, किसी लिहाज से सपोर्ट नहीं किया, बल्कि अभी रशिया में गए थे तो वहाँ पर विज़िट हुआ तो वहाँ पर जो है वो मतलब कि ऐसे स्टेटमेंट दिए कि उनकी जंग शुरू हो गई। और इसी तरह से ये सारी चीज़ें, तो जाहिर सी बात है इन्होंने कभी भी फॉरेन पॉलिसीज़ को देखते हुए खुद को नहीं चलाया। अगर उस लिहाज से खुद को चलाया जाता तो आई बिलीव कि आज शायद रशिया के साथ पाकिस्तान के भी अच्छे रिलेशनशिप हो सकते थे, जैसे इंडिया ने उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए हैं, उनको सपोर्ट करके, उनकी हेल्प करके। तो अगर पाकिस्तान भी इस तरह से करता तो शायद आज का वक्त जो है वो हमारा अच्छा होता और रशिया हमें सपोर्ट करता
इस बुरे वक्त में। बाकी अमेरिका को आप देख लो, उन्होंने तो फ़ायदा उठाया, उन्होंने उल्टा कुछ दिया नहीं हमें, हमसे बल्कि उल्टा लिया, हमें नुकसान में जितना हो सकता है वो हमें धकेली जा रहे हैं। और हम लोग, मुझे लगता है कि शायद अभी भी हम लोग आज़ाद नहीं हैं। हम कहते हैं ना, हम 1947 के बाद हम आज़ाद हैं, हम लोग शायद अभी भी आज़ाद नहीं, क्योंकि हमारे पास राइट्स नहीं है, वो वाले राइट्स नहीं है जो मतलब दूसरी कंट्रीज़ के पास होते हैं। आज भी IMF को देख लें, FATF की ग्रे लिस्ट में देख लें, हम लोग मौजूद है। IMF हमें लोन देने के लिए मतलब 10 बार सोचता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी अपनी जो सिस्टम चल रहा है उसकी कोताहियाँ हैं। अगर ये सिस्टम शुरू से ही सेट होता तो आई बिलीव कि आज का सही वक्त होता। और जो इमरान खान है, उन्होंने मतलब कि ये बात कही तो बहुत ही बड़ी बात है कि भाई इतनी बड़ी बात बोल दी कि हम लोग तो मुआहदा करके बैठे हैं रशिया के साथ, जबकि उन्होंने तो कोई मुआहदा ही नहीं किया। रशिया ने तो डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं भाई, हमसे तो कोई मुआहदा नहीं है। तो रशिया ने भी मना कर दिया, और उसके साथ साथ जो है जो क्या कहते हैं, रशिया के साथ साथ जो है वो मुआहदा तो हुआ था, और उसके साथ जो है कनाडा ने भी मना कर दिया कि भाई हम लोगों से जो आपने मुआहदा किया हुआ है वो हम अभी कंटिन्यू नहीं रख सकते, क्योंकि अभी हमारे पास खुद मतलब कि कमी है। जबकि उनके पास है गैस है, ऐसा नहीं कि गैस नहीं है, लेकिन वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, वो मुआहदे को नहीं देख रहे, वो इस वक्त फ़ायदा देख रहे हैं। उन्होंने चालाकी की थी, इनको इतना सस्ते में हम क्यों दें, इतना पुराने मुआहदे के ऊपर चलकर। अभी जो महंगाई है उसके लिहाज से हम इसको चलाएं ताकि हमें भी फ़ायदा हो आने वाले वक्त में। सो गाइज़, ये था हमारा आज का वीडियो। और पाकिस्तान का आप देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। अब तो मतलब जाहिर बात है, जो भी हो इन्होंने बाय तो UAE से ही करना है या सऊदीया से ही करना है, भले वो महंगा दें या सस्ता दें, क्योंकि इनको तो अपना सिस्टम चलाना है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। सो बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।